नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन बात अगर राजनीति की हो तो हर बात में बहुत कुछ रखा है। आज भारतीय राजनीति में नाम को लेकर ही संग्राम मचा हुआ है। आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी तारीख 18 जुलाई की विपक्ष की 26 पार्टियों ने बेंगलुरु में बैठक के बाद अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। नाम का पूरा मतलब जो भी हो, लेकिन इंडिया नाम रखने का मकसद ये था कि 2024 के चुनाव को इंडिया बनाम एनडीए साबित कर दिया जाए, और इस नामकरण को विपक्ष के नेता अपना मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे। लेकिन आज पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया नाम का अलग मतलब सामने रख दिया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इंडिया है। इतना ही नहीं, आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया है। ये बताने की कोशिश की कि इंडिया नाम रख लेने से ही देश भर का गठबंधन नहीं बन जाता। तो सवाल यही है कि क्या अब 2024 की लड़ाई राष्ट्रवाद और पीएफआई के मुद्दे पर होगी? क्या विपक्ष का दांव उल्टा पड़ गया? आज चर्चा इसी खास मुद्दे। ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? अभी ओसामा बिन लादेन के चेलों को उन्होंने 300 करोड़ रुपए बजट से दिया तालिबान को। विपक्ष हताश है, निराश है प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को लेकर के। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी भी चर्चा में शामिल हुई हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामनारायण जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। नाम कितना काम आएगा? क्योंकि आज विपक्ष को लेकर जिस तरह से इंडिया नाम पर सवाल उठाए, प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सीधे तौर पर कहना यह कि लोगों को गुमराह करने के लिए ही ये नाम रखा गया। क्या विपक्ष के काम आएगा ये नाम? श्वेता जी, ये देश का दुर्भाग्य है, एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया है जो इंडिया नाम से नफरत करता है, भारत के नाम से नफरत करता है, अपने सत्ता के लोग, और जो जिस तरह के कारनामे हैं वो इंडिया का नाम मटोमेट करना चाहते हैं, कि वो सेठों का, मित्रों का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे जयपुर का एयरपोर्ट देख लीजिए, 58 साल के लीज में दे दिया, उसके पहले उसमें 2100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खर्च हुआ है एविएशन डिपार्टमेंट। तो इनको क्या एतराज़ है? इंडिया का नाम जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम जो हिंदी में करता है उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, भारत जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, इनको इतनी तकलीफ क्यों है? क्या ये कोई छोटा टुकड़ा बना के उसमें राज करना चाहते? इनको राज नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे पता नहीं थैला उठा के कहाँ जाएंगे। तो ये मोदी जी को इस तरह की भाषा बोलना शोभा नहीं देता। ये देश को शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री नहीं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश की जनता के मुखिया हैं, और विश्व में जाकर के कहते हैं कि हम देश का। लेकिन रामनारायण जी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इंडिया नाम से नफरत है, उन्होंने तो ये कहा कि इंडिया नाम रख लेने से इंडिया नहीं हो जाता, भारत नहीं हो जाता, और उसका उदाहरण उन्होंने दिया। वो क्या कहना चाह रहे थे? विपक्ष के लिए तो वो ये कह रहे कि विपक्ष घबरा रहा है। सवाल विपक्ष का नहीं है श्वेता जी, सवाल है देश का आन बान शान का, और उन्होंने आन बान शान को छुरा मारा है ये शब्द बोल करके। वो किसको अक्ल देना चाहते हैं? कहाँ के सब्जेक्ट के लेक्चर आ रहे हैं? इंग्लिश के लेक्चर आ रहे हैं, हिंदी के लेक्चर आ रहे हैं? कहाँ तक पढ़े हम? उस डिग्री पे नहीं जाती, वो तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं उसके बारे में। तो लेकिन मुझे लगता है ये समझदार व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती, एक बड़े देश को चलाने वाले की भाषा नहीं हो सकती, जिसको विदेश की डिग्नेटरीज एयरपोर्ट भी लेने नहीं आती है, और उनका खाना वो प्रचारित करते हैं सामने, देश फलाने राष्ट्रपति ने हमें खाना दिया। अरे विदेश हम भी गए हैं, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को लेने के लिए चीफ आता था स्टेट का। लेकिन ये जो तरीका है देश की जनता के खून पसीने का पैसा एडवर्टाइज में उड़ाना,
और उसके आधार पर प्रचार करके अपनी शान को आगे बढ़ाना और ईमानदारी का तमक्का लगाना, तो फिर 35-40 हजार करोड़ रुपए भी है किस दोस्त के खाते में चला गया? चलिए ठीक है, आप सवाल उठा रहे, लेकिन राखी राठौर जी भी यहाँ पे। राखी जी, आपने सुना रामनारायण जी ने क्या कहा और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उसके बाद किस तरह से लगातार पलटवार हुआ। अब जरा आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से रामनारायण जी कहते हैं कि इंडिया नाम से ही नफरत है पीएम मोदी को। देखिए श्वेता, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझे कुछ और भी दूं। इस विचारधारा के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश को विकास के नए रास्तों पर लेके जा रहे हैं। पूरा विश्व जब प्रधानमंत्री जी का सम्मान कर रहा है, एक पुराना पैकेट नए पैकेजिंग के साथ आया। पुराना पैकेट इसलिए बोल रही हूं क्योंकि INDIA नाम से जो नया पुराना पैकेट है, इसमें लोग तो वही हैं। लोग कौन से? वो लोग जिनकी विचारधारा किन 3 विशेषताओं को रखती है। सबसे पहली, परिवारवाद का गठबंधन, ऐसा गठबंधन जिसमें परिवार के बाहर सत्ता नहीं जानी चाहिए। दूसरा, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, जहां जेल में हो तो सम्मान है, बेल अगर हो, बेल से छूटे हुए हो तो सम्मान है, और मुकदमा हो तो भी उतना ही सम्मान है। तीसरा बिंदु, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ये जो पुराना पैकेट है, जिसको नए पैकेज के रूप में पेश किया है। नया नाम रखने से श्वेता, आपकी नीयत, आपकी जो फितरत है उसमें बदलाव नहीं होगा। ये वही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में कभी नहीं माना। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेना की कैपेबिलिटी पे हमेशा डाउट किया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पे हमेशा डाउट किया। ये वही लोग हैं जिन्हें धारा 370 से समस्या थी। और प्रधानमंत्री जी का भी कहने का यही वक्तव्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इंडिया नाम से गुमराह किया, लेकिन काम हमेशा एंटी इंडिया किया। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, INDIA लगाने से भारत के साथ में, भारत के विकास के लिए काम करने का काम ये गठबंधन नहीं कर सकता। जनता जानती है, और जनता अच्छे से जानती है कि ये पुराना पैकेट जो है वो सिर्फ अपने लिए काम करेगा और किसी के लिए नहीं। और इसीलिए नाम कुछ भी रखिए श्वेता, लेकिन बात ये है कि आपकी नीयत और फितरत वही रहेगी जो पहले थी। चाहे आतंकवादी संगठन हो, उनको आपने सपोर्ट किया। इन्हीं की जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने बाटला हाउस जो कांड हुआ, उसमें जब आतंकवादी मरता है तो उसके लिए आंसू बहाए। ये वही लोग हैं जो सिमी के आतंकवादियों को छोड़ने का काम करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार लगती है। तो इसीलिए इनकी फितरत तो वही रहेगी। इन्होंने हमेशा बाहर जाके राष्ट्र का नाम नीचे करने का काम किया, यहां तक कि पाकिस्तान तक जाकर के प्रधानमंत्री को चेंज करने का रिक्वेस्ट किया है। ऐसे लोगों का गठबंधन चाहे कितना भी कैसा भी बना ले, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जनता जानती है कि कौन देश के विकास के लिए काम कर रहा है और काम नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। कर्म काम आएंगे और कर्म खराब है, ये जानते हैं सब लोग। क्या कांग्रेस को फायदा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज टिप्पणी की है मिथिलेश जी? क्योंकि वो खुश हो रहे थे कि हमने ये नाम रखा है, क्या होता है, लेकिन अब जब इस तरह के रिएक्शन आए, प्रधानमंत्री ने इसी पर अपनी बात रख दी और इसके बाद से भी पलटवार होने लगे, तो क्या फायदा मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस कहीं न कहीं इंडिया की जड़ों से खुद को जोड़कर फिर से खड़ा होने का प्रयास कर रही है। अगर मोदी जी बोलते हैं तो उनके लगता है कि जनता को फिर लगेगा कि शायद इंडिया वाला वर्ड हमसे जुड़ रहा है। जो कभी यही पार्टी वाले कहा करते थे कि इटली वाली मैम है, जो तमाम बातें कहा करती थी, वो आज इंडिया शब्द तो लेके आए। लेकिन जो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि आज की डेमोक्रेसी में ये कि नया नजारा है। अगर हम देखें कि जिस तरीके से मिजोरम और मणिपुर वाला मामला चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हाउस में नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक दौर भी आया इस देश में जब एक 13 दिन का प्रधानमंत्री, एक 5 महीने का प्रधानमंत्री और एक वर्तमान प्रधानमंत्री आपस में सदन में बहस करते हैं, और 13 दिन का निवर्तमान प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री को डांट देता है। वो भी हमने देश के लोकतंत्र में वो भी हमने संवाद सुने हैं। जब इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के प्रधानमंत्री थे और चंद्रशेखर 5 महीने के प्रधानमंत्री थे। जब वहां पर बाबरी मस्जिद गिराने के मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर जब इंद्र कुमार गुजराल गुस्सा करने लगे तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, देश के बाहर की ताकतें जो हमारे ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए उनको काटना चाहिए। यानी किस तरीके की यूनिटी थी। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी से नहीं चलता है। और जो मणिपुर के जो और मिजोरम का बॉर्डर है म्यांमार, वहां आंग सुकी जी है, तमाम चीजें अभी मणिपुर जल रहा है, मिजोरम में भी हालात खराब है, आसाम में भी खराब है, उस पर चर्चा होनी चाहिए।
अब ये ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आपने लिख दिया सियासत के हिसाब से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नाम रख के एक जलेबी लटकाई थी सुनहरे सपने की, और फिर लूटा और फिर राज करके चाबुक मारा। तो कुल मिला के उनका कहने का तात्पर्य ये था, ये तमाम लोग बेल पर हैं, चाहे इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार के ऊपर भी जो आज ही आरोप लगा कि किस तरीके से ब्रिज गिरा, और तेजस्वी यादव और लालू यादव। तो यानी कुल मिलाकर उनका जो मेन कंसेप्ट है कि मैं प्रमुख राष्ट्रवादी हूं, भारत और हिंदुस्तानी हूं, लेकिन इंडिया के नाम के धोखे में मत आ जाना। आज मोदी जी का कहने का यह तात्पर्य था कि इंडिया नाम के धोखे में मत आ जाना, असली हिंदुस्तान को पहचानना, और असली हिंदुस्तान की महक मुझ में आती है। मैंने ही राम मंदिर बनाया है, मैंने ही धारा 370 खत्म की है, और 2024 में आप इस इंडिया के झांसे में मत आ जाना। ये इंडिया इस भारत के साथ धोखा है, ये बताने का प्रयास किया है। बिल्कुल। रामनारायण जी, ये चेहरे कुछ दिखाते हैं और सच्चाई कुछ और है। रविशंकर प्रसाद ने आज ये बात कही थी, ये INDIA यानी ये जो विपक्ष का गठबंधन है, इसे लेकर ये बात कही थी। क्या वाकई में ऐसा है? चेहरा कुछ और है और दिखाते कुछ और है, तो हकीकत क्या है? बिल्कुल ईमानदार आदमी है। आप अहमदाबाद में जाके देखिए, उनके परिवार के सदस्य जो साइकिल भी, टूटी साइकिल भी नहीं मिला करती थी, आज कितने अच्छी गाड़ी में घूमते हैं। टूटा मकान हुआ करता था, उसकी मरम्मत नहीं कराए, वहाँ बड़े बड़े उनके फ्लैट में रहने लगे हैं। वो ईमानदार है ना। जो व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता है, देश के खिलाफ बोलता है, वो ईमानदार है ना। आपको ये भी पता है कि शब्द में किसी का नाम लेते हुए हमारी संस्कृति है। जोधपुर में जाकर के इनसे कहिए, जो भी बोल रहे थे उनसे, कि जोधपुर में जाके देखिए, वो गाली भी निकालते तो जी लगाते हैं। कितनी बड़ी अच्छी भाषा है। तो हम तो संस्कृति में जिंदा है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने बनवाया था? अंग्रेजों का किसने साथ दिया था? हिंदुस्तानियों के खिलाफ अंग्रेजों के कोर्ट में किसने बयान दिया था? और रामनारायण जी, लेकिन सवाल ये है कि जो ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है विपक्ष का, वो दिखता कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, इसके क्या मायने है? क्यों सवाल उठा रहे हैं? और ये भी कहना है कि आगे चल के गठबंधन टूटेगा, ये सब बिखरेंगे। कंफ्यूजन हो रहे हैं। ये समान विचारधारा के लोगों को एक जगह बैठ करके जो देश की अस्मिता को बचाना चाहते हैं, जिस तरह से देश लुटाया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, संस्थाओं को बेचा जा रहा है, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ अभी राखी जी बोल रही थी, राखी जी भी यदि प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो रेल की पटरियां तो नहीं बेचेगी। तो मेरा ये कहना है, ये समान विचारधारा के लोग देश को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि प्रजातंत्र को मखौल उड़ा दिया है, तो जो बचाने के लिए ये एक जगह बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं। गठबंधन तब होगा जब ये बैठ करके एक पार्टी बनाएंगे। अभी कोई पार्टी बनाने की नहीं है, वो बैठ करके समान विचारधारा का देश को बचाने के लिए कॉमन प्रोग्राम बनाने की बात कर रहे हैं। इसको ये कहते हैं कोई नई पार्टी बन गई, कोई नई पार्टी नहीं बनी, लेकिन इंडिया जिंदा है, इंडिया जीतेगा, इसकी तकलीफ। वो तो फिर अगर कोई पार्टी नहीं बनी, गठबंधन नहीं है, सब एक साथ नहीं है, तो फिर INDIA है क्या? फिर क्यों एकजुट होकर 2024 लड़ने की बात कर रहे हैं? आप समान विचारधारा की बात कर रहे हैं, सब तो अलग अलग विचारधारा वाले, फिर कैसे सबकी समान विचारधारा होगी? INDIA को मतलब हम बैठ करके इस नाम पे कॉमन प्रोग्राम बनाएं। हो सकता है आगे जाकर के इसी नाम को कोई पार्टी का रूप दे दिया जाए, क्योंकि दुश्मन, बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे मोटे मतभेद कैसे भुलाए जाए, इसकी चर्चा हो रही है INDIA के नाम पे। अच्छा। पार्टी नहीं बनी है। हाँ, संभावना है पार्टी बनना चाहिए देश को बचाने के लिए। राखी जी, पार्टी अभी बनी नहीं है, लेकिन संभावना है कि ऐसे बन सकती है, एक साथ आ सकते हैं। बड़े दुश्मन की बात की जा रही है, बड़े दुश्मन को मारने के लिए सब एकजुट हुए हैं। श्वेता, बड़े तो मान ही लिया इन्होंने हमको, बड़े तो हम हैं ही, क्योंकि हमारे काम बड़े हैं, हमने देश के लिए जो विकास का काम किया है उसके लिए बड़ा तो बड़े हम हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रामनारायण जी को कि उन्होंने हमें बड़ा कहा। लेकिन खास बात यह है कि रामनारायण जी एक ऐसी बात है, अब सर मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात, विधायक साहब बात सुन लीजिए साहब। ठीक है रामनारायण जी, बात हो गई आपकी। रामनारायण जी, ठीक है, आपकी बात। रामनारायण जी अंग्रेजों के साथ देने की बात करते हैं और एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिसका खुद का निर्माण, मैं कहती हूँ श्वेता, विश्व में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी पार्टी का निर्माण जो है वो किसी विदेशी ने किया होगा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका निर्माण ही किसी विदेशी, किसी अंग्रेज ने किया। वो ये कह रही है कि अंग्रेजों का साथ दिया।
तो आपका निर्माण किस बेसिस पर हुआ है वो भी आप लोगों को मालूम है, इसलिए हम पे क्वेश्चन मत उठाइए। और लोकतंत्र और प्रजातंत्र की बात कर रहे थे श्वेता, आपने और हमने कल देखा कि किस तरह से डेमोक्रेसी का माहौल हमारे राजस्थान विधानसभा के अंदर उड़ा है। जैसे अपने ही लोग अपने ही विधायक को किस तरह से बोलने नहीं दिया गया, जब महिला अपराध की बात की तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। विधायक कहती हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, कोई बात नहीं, तो डेमोक्रेसी की दुहाई मत दें। इमरजेंसी में सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी ने आर्टिकल 356 का किया है तो वो कांग्रेस पार्टी, इसलिए डेमोक्रेसी की दुहाई मत दिया कीजिए। लेकिन ये पक्की बात है कि जिस तरह के काम किए हैं इस गठबंधन ने पुराने, उसके हिसाब से और विचारधारा, आप देखिए इनकी जो 2 मीटिंग हुई उसमें भी कहीं कहीं डाउट्स क्रिएट हो गए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई नेता आता है, कोई नेता नहीं आता। जब इनिशियल स्टेज पर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की जो इनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी वजह से कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ मिलकर के अलग अलग विचारधारा वाली टीम बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अभी अपना नेता भी तय नहीं कर पाए कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी कहा, प्रधानमंत्री जी जिस ध्येय के साथ में हमारे देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं तो फिर चाहूंगी, और मणिपुर की बात हुई अभी श्वेता, मैं ये कहना चाहूंगी मणिपुर के लिए पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी ने कई बार रिक्वेस्ट किया, आज उन्होंने लेटर भी लिखा है। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी जी को भी लेटर लिखा है, खड़गे जी को भी लेटर लिखा है कि आप आइए, मणिपुर की चर्चा वहां होनी चाहिए, मणिपुर की चर्चा होनी चाहिए, हमारे राजस्थान की चर्चा होनी चाहिए। क्यों पश्चिम बंगाल की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की, सबकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं? क्योंकि कारण इसका यह है कि पिछला कौन सा ऐसा सत्र था जिन्होंने चलने दिया? हर सत्र में कोई ना कोई इशू आता है, कभी कोई विदेशी रिपोर्ट आती है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आती है, कभी कोई जेपीसी की मांग आती है, कभी कोई इशू आता है, और जैसे ही संसद खत्म होती है वो इशू खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते, ये चर्चा नहीं करना चाहते, इंटेंशनली और किया वही काम संसद चल ना सके। यस, पार्लियामेंट में जो काम कर रहे हैं वही विधानसभा में कल किया। कल भी कोई बोलना चाह रहा तो बोलने नहीं दिया। कांग्रेस यहाँ पर जहां रूलिंग है वहां भी काम नहीं करना चाहती, सुनना नहीं चाहती। और जो दिल्ली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जब सरकार तैयार है, केंद्र सरकार तैयार है, तो वहां पे भी काम नहीं करना चाहती। तो जनता के सामने इनकी बिल्कुल एक अहम बात है। देखिए, विपक्ष तो एक मांग लेकर कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बोले, मणिपुर पर बोले, चर्चा होनी चाहिए, अपनी अपनी यहाँ पर मांग रखी जा रही है, और इसी वजह से ये इतना गतिरोध है कि यहाँ हंगामा हो रहा है। ये कहा जाता है कि पीएम मोदी संसद के पास तक आ जाते, बैठक करते, रणनीति बनाई जाती है, लेकिन संसद में आना नहीं चाहते। क्या आपको लगता है कि संसद में इस मुद्दे को लेकर गतिरोध ऐसे ही कायम रहेगा अगर सब अपनी अपनी जिद, अपनी बात पर अड़े रहे तो? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप वाकई कंट्री से प्यार करते हैं तो तमाम जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो संसदीय परंपराएं हैं उनका ईमानदारी से निर्वहन करें और उसमें डिस्कशन कराएं। ये एक ईमानदारी की बात है, क्योंकि ऐसे इश्यूज पर अगर डिस्कशन नहीं होता है तो जो टैक्स पेयर है उनका पैसा किस लिए खर्च कर रहे हो आप? अगर आप कंट्री के इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पर अगर आप डिस्कशन नहीं करते हैं, और जहां तक मोदी जी ने उनके नाम में खोट निकालकर विपक्ष पर जो चोट की है, उससे एक पुराना गाना याद आ रहा है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अंदाज में जो जवाब दिया है, लेकिन मोदी का जो फैक्टर है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वो अंदाज में कहा है पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन जो बीजेपी का कोर सब्जेक्ट है, हिंदुत्व बनाम अदर्स, उस पर कहीं न कहीं इंडिया को ले जाकर उन्होंने वो साफ कर दिया है कि 2024 के चुनाव की पटकथा भी इसी पृष्ठभूमि पर लड़ी जाएगी, जिस पृष्ठभूमि के दम पर 2 बार वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार भी उसी पर रहेगा। क्योंकि 2024 के जब मकर संक्रांति आएगी तब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, उससे पहले इंडिया के नाम पर पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन को गरमा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज मोदी जी ने वो मैसेज क्लियर कर दिया कि बीजेपी अपना कोर जो सब्जेक्ट है, कोर जो उनकी ब्रांच है, पॉलिटिकल ब्रांच है, उस केमिस्ट्री में कोई नया केमिकल नहीं डाल रही है, कोई कॉम्प्रोमाइज का केमिकल नहीं डाल रही है, वो अपने हार्ड कोर केमिकल से ही रिएक्शन करके देखेगी। ये आज क्लियर कर दिया है, जो केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है उस केमिस्ट्री में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो वही केमिकल यूज करेगी जो केमिकल 2014 में यूज किए और 2019 में यूज की, नया केमिकल नहीं लाएंगे। आज क्लियर हो गया, और उसी केमिकल से उसी से रिसर्च करके कोई नया प्रोडक्ट लाएंगे और 2024 का रणनीति जीतेंगे। रामनारायण जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक अहम सवाल है। देखिए, बार बार कहा जाता है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देना चाहता है, हर बार यही होता है, हंगामा होता है, क्या इस बार भी यही होगा? श्वेता, जैसा नहीं है। देखिए, ऐसी बच्चियां को, इनके जो संगठन, यदि भी धर्म की बात कर रहे हैं, बच्चों के शरीर में एक
इंच टुकड़ा नहीं हो और उसको नोचा जाए, उसके स्तनों को पकड़ करके जो भरी जनता में इनके संगठन ने किया, ये बीजेपी है, ये देश चलाने वाली पार्टी है। तो इस चीज को संसद में नहीं कहेंगे बीजेपी ने नहीं किया। आज बाड़मेर की घटना याद है क्या आपको? जनजातीय समाज की 2 महिलाओं का रेप करके हत्या कर दी राजस्थान में, उसमें भी कुछ बोलेंगे क्या? ये सेलेक्टिव चीजें क्यों होती है? सेलेक्टिव आउटरीच क्यों है? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? राजस्थान की बच्ची क्या राजस्थान की बच्ची नहीं है? आप राजस्थान के जो वुमेन जो है उनके क्राइम के बारे में बोलना नहीं चाहेंगे रामनारायण जी? आपकी तो खुद की विधायक कह रही है ये बात, आपकी विधायक ये कह रही है कि हम सुरक्षित नहीं है। यहाँ की बात कीजिए, जब राजस्थान में जोधपुर के अंदर जाकर के एक बच्ची के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है, आपकी जबान नहीं खुलती है। तो यही तो कह रहे हैं मोदी जी, सबकी बात होनी चाहिए, हर एक स्टेट की बात होनी चाहिए, जहां जो समस्या है उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। मोदी जी आज इंडिया पे इतना बोले, लेकिन खुद के साथ भी इंडिया है, AIDMK में भी इंडिया है, और जो अठावले जी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके जो रामदास अठावले जी वो इंडिया के, एक कुकी पार्टी इंडिया वो भी इंडिया है। तो 3 इंडिया तो खुद लेके बैठे हैं, इसलिए इंडिया शब्द पर वो सीधा तलखी देंगे तो एक विपक्ष को भी मौका मिला है। वो भी आज जिस तरीके से केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तमाम लोग हैं, ये ठीक है कि ममता बनर्जी के भतीजे पे आरोप है और तमाम जो उनको विपक्ष को चाहिए उसको मोदी जी निकाल कर, लेकिन मोदी जी को कहीं न कहीं अब संसद में आकर बोलना चाहिए। ये देश पुकार रहा है, क्योंकि देश के कई प्रधानमंत्री हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब इस्तीफा देने जाते हैं तो एक कवि के अंदाज में इस्तीफा देके चले जाते हैं। देश ऐसा प्रधानमंत्री देखना चाहता है। जी बिल्कुल। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, नाम कितना काम आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मणिपुर को लेकर जिस तरह से इतने ज्यादा डिस्कशन भी करना चाहते हैं, लेकिन बवाल हो रहा है, अपनी अपनी जिद, अपनी अपनी मांग रख रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जहां पर विपक्ष है वही इस तरह के मुद्दे को उठाना चाहता है। एक राज्य में सरकार को उसको घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फिर क्यों ना सिर्फ मुद्दों को लिया जाए, उन घटनाओं को लिया जाए और उस पर बात की जाए, उस पर चर्चा की जाए, फिर वो चाहे मणिपुर हो, राजस्थान हो या फिर कोई दूसरा राज्य हो। इंतजार जरूर रहेगा कि आखिर संसद सुचारू रूप से चल सके, जिसे लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा है, वहां पर अपनी बात रखी जाए और मणिपुर में शांति हो सके, ये उम्मीद और इंतजार किया जा रहा है। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।